तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को जो है आपको सॉल्व करने का मैं जो आसान तरीका बता देता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से इसे कर सकें। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो मैथमेटिकल इंडक्शन का जो क्वेश्चंस है जो कि दिया हुआ आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो इसे आप लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से भी कि ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट जो है ट्रू है या नहीं है। तो प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है कि इतना का स्टेटमेंट जो है इतना के बराबर है तो सही है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, 1 पुट करके देख लो, कोई टॉपिक में जो nth टर्म है उसमें 1 पुट करो, इधर भी 1 पुट करो, दोनों तरफ 1 पुट करके देख लो बराबर वैल्यू आते हैं कि नहीं। फिर आपको क्या करना है कि 2 प्रूव करना है, 2 पुट करना है। 2 पुट करने पर भी दोनों तरफ सेम वैल्यू आना चाहिए। इस तरह से आप जो है 3 पुट करके देख सकते हो। अगर आप डायरेक्ट पुट करके देखते हो और वैल्यू दोनों तरफ सेम आता तो आप कह सकते हो कि ट्रू स्टेटमेंट है। तो ज़्यादा मैं आप लोगों को यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इसे क्वेश्चन दिया 1 + 2 + 3 ... n, और ये जो है आपका इसमें से किसके इक्वल हो सकता है। तो आपको इसकी जांच कैसे करनी है, तो बस कुछ नहीं करना है, चारों ऑप्शन में आपको जाना है एक बारी बारी से। इसमें जैसे कि आपका दिया हुआ 1 अगर आप यहाँ पुट करते हो तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो आपको देखना है कि फर्स्ट टर्म 1 ही है तो आंसर 1 सही है। 2 डालते हो तो 4 बनता है, तो यहाँ पे 2 टर्म का जोड़ कितना आ रहा है 3, जबकि यहाँ पे बोल रहा है 4 आना चाहिए। तो यानी कि ये आंसर हमारे चॉइस का नहीं हो सकता है। इसमें आकर के मैं उसी तरह से 1 पुट करूँगा, 1 पुट करूँगा तो देखूँगा 1, और यहाँ पर आपके साथ वैल्यू हो जा रहा है n + 2 यानी कि 1, और 1 + 2 3, फिर 2, तो इसका मतलब 3/2 आ रहा है, जो कि फर्स्ट टर्म है नहीं, वो तो 1 ही है। तो यानी ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। आप लोगों को 1 पुट करिए और देखिए कि एक टर्म का वैल्यू जो है वही है कि नहीं। फिर 2 पुट करिए, फिर 2 टर्म का जो सम है वो वही है कि नहीं जितना यहाँ बता रहा है। तो इस तरह से अगर 2 टर्म का सम अगर फार्मूला सेम दे रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू 2 डालने पे आ रहा है, 2 टर्म को जोड़ने से जो आ रहा है, तो इसका मतलब हो जाए कि हमारा चॉइस ये हो सकता था, पर अभी ये नहीं है। इस पे आते हैं तो इस पर हम 1 डालेंगे तो हमारा वैल्यू जो है 1 आएगा। 2 डालने के बाद हमें हमारा वैल्यू 3 मिलेगा, और देखिए 2 टर्म का जोड़ 3 है। अगर आप 3 भी डालते हो तो 6, यहाँ पर 6 बन रहा है, यहाँ सॉल्व करने से 6 आएगा। नहीं, ये हमारा आंसर हो सकता है। हो सकता है क्या है, अब ये जो है हमारा इसमें भी 1 पुट करेंगे तो देखेंगे वैल्यू 1 आ रहा होगा। 2 वैल्यू डालने पर दोनों का जोड़ 3 होगा, तो यहाँ 3 आना चाहिए, पर आएगा नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर नहीं है। तो आप लोग इस तरह से जो है क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, पुट कर करके आप लोग इसमें अपने से समझ सकते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इनके लिए सही होगा। इतना तो आप लोगों को हिंट काफ़ी होना चाहिए क्योंकि आप ग्रेजुएशन के बच्चे हैं। अब देखिए सेट थ्योरी टॉपिक है, सेट थ्योरी टॉपिक को आप लोग देख ही रहे हैं, सेट थ्योरी टॉपिक है ये। और सेट थ्योरी टॉपिक जो होता है वो तो काफ़ी ईजी है, क्लास 10, 11, 12 में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जो साइंस के बच्चे हैं। कॉमर्स के जो बच्चे होंगे उनको भी कुछ ना कुछ इनके बारे में पहले से आइडिया होगा ही। इसमें जो टॉपिक होता है कि आपका सबसे पहले सेट से रिलेटेड कि आपको सेट्स क्या कहते हैं, सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं, सेट्स को हम लोग किसी नोटेशन ABCD से नोटेट करते हैं। इस सब बातों को अगर मैं अभी करना चाहूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं आप लोगों को सीधा बताना चाहता हूँ कि यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और सेट्स इक्वल है कि नहीं है इस पर क्वेश्चन होंगे। देखिए सर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है बच्चों जिसको आपको देख लेना चाहिए। जैसे दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, कौन से सेट्स इसमें से इक्वल है। तो ये दोनों का दोनों सेट का दिया हुआ, ए सेट दिया हुआ 3, 0, -3, और यहाँ बी का दिया हुआ x³ - 9x = 0। तो ये दोनों के दोनों इक्वल सेट्स हैं कि नहीं, तो ये आपको जांचना होगा। तो ये दोनों के दोनों इक्वल सेट्स हैं क्योंकि इसके सॉल्यूशन भी 3 आएंगे, वो भी 3, 0, -3 ही आएंगे, और ऊपर में ये भी दिया हुआ है 3, 0, -3, दोनों सेट्स इक्वल हो जाएंगे। सेकंड में आते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 ही आंसर मिलने वाला, x का 2 और 3 मिलने वाला। फर्स्ट सेट में 2, 3 वैल्यू भी है, ये भी इक्वल हो जाएगा। अगर आप लोगों को देखना है तो देखिए मैं यहाँ पर आंसर्स भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आंसर्स दिए गए हैं, आप इस आंसर से भी अब जो है चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। सेट थ्योरी के जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी होते हैं और आप लोगों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बना पाएंगे आप लोग। देखिए कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे देखिए इस तरह से A यूनियन B इंटरसेक्शन C फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। A दिया हुआ, B दिया हुआ, C दिया हुआ, और आपको A यूनियन B इंटरसेक्शन C निकालना है। तो पहले B और C में क्या कॉमन है वो देख लो, और उसके बाद A के साथ उसको मिक्स करके लिख दो। जो आंसर आएगा वो आपका 1, 2, 3, 4, 5 आएगा।
फिर कहता है कि क्या इतना का वैल्यू और इतना का वैल्यू सेम होगा, इक्वल होंगे, तो आप कहेंगे कि यस, क्योंकि इतना का वैल्यू अगर आप निकालते हो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का वैल्यू अगर आप निकालते हो तो उसका भी वैल्यू जो है इतना के बराबर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये और ये दोनों जो है सेम होंगे। तो ये सब क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस सब क्वेश्चनों को आप देख लीजिए, इन्हीं सब टाइप के क्वेश्चंस कल आएंगे। ये कॉम्प्लीमेंट होता है, जो सी जैसा टॉप पे देख रहे हो आप स्क्रीन पर, ये जो सिर पर सी जैसा लिखा हुआ है इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से दिए गए सेट के वैल्यू को हटाना होता है। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर आप बी वाले वैल्यूज़ को हटा देंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट हमें मिल जाएगा। तो देखिए बी में है 0 2 4 6 8, तो 0 2 4 6 8 यहाँ से आप हटा दो, जो बचेगा सेट एस यानी यूनिवर्सल सेट में वही हमारा बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। तो बचेगा क्या हमारा 1 3 5 7 9। तो देखिए आंसर भी है 1 3 5 7 9, यहाँ पर आंसर आपके पास है। आप लोगों को तनिक भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के सामने मैं क्वेश्चंस रख रहा हूँ, थोड़ा समय के अभाव से बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो समय काफ़ी लग जाएगा, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप इन सब क्वेश्चनों को भी देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी हैं। ये सब वैल्यू निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी माइनस सी, ये सब चीज़ों को निकालना है आप लोगों को। तो ये सब निकाल करके सॉल्व करके आपको दिखाया जा सकता था, बट अभी समय की कमी होने की वजह से मैं सिर्फ कहूँगा कि बी माइनस सी का मतलब आप पता है क्या होता है, बी वाले पार्ट से सी वाले पोर्शन को हटा दिया जाए, जो बी में बचेगा उसको कहेंगे बी माइनस सी। तो देखिए 1 2 5 है और बी में सी का सिर्फ 2 मैच कर रहा है, तो 2 को हटा के बचा क्या 4 6, तो बी माइनस सी का वैल्यू हो गया 4 6। और ए से उसको इंटरसेक्शन करना, तो ए में आपका देखिए 4 6 मौजूद है, तो आंसर इसका 4 6 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ए जो है इसमें कॉमन आपका तो जा रहा है यहाँ पर 4 6, और यहाँ पर हमारे पास ए सेट में सिर्फ 4 है सर, मैं यूनिवर्सल सेट में चला गया था। ए सेट में है 1 2 3 4 और बी माइनस सी में हमारा आया था 4 6, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 4 4 6 और 4 में 4 कॉमन है, तो इसका आंसर ए का हो जाएगा 4। तो देखिए आंसर, हाँ देखिए यहाँ पे आंसर 4 आ गया। इसी तरह से सभी का आप आंसर निकाल लें, खुद बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को आसान लगेगा बनाने में। वीडियो में आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को बता सकूँ, दिखा सकूँ कैसे क्वेश्चंस कराएंगे। देखिए ये सब टाइप के क्वेश्चन, ए यूनियन बी बराबर ए माइनस बी यूनियन बी निकालना है, तो यहाँ वैल्यूज़ दिए गए हैं ए बी और सी सेट का, आप उसमें निकालना है इसका वैल्यू। कुछ नहीं करना है बच्चों, बस आप लोगों को छोटा सा रूल है जो ए यूनियन बी निकालने के लिए कि ए और बी को मिक्स कर दें और फिर उसका वैल्यू क्या बनता है वो देख लें। तो 1 2 3 4 5 हुआ, और ए माइनस बी का मतलब हुआ ए में से बी वाले हिस्से को हटा दीजिए, तो 2 3 हमारा हिस्सा हट जाएगा, 1 बचेगा, और फिर बी के साथ यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 5 फिर से हमारे पास आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इतना का वैल्यू इतना का वैल्यू के बराबर ही है। अब आप लोगों को ये सब जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर्स भी बगल में हैं, आप लोग देख लें एक बार, बहुत इजी है, आप लोग को समझ में भी अच्छी तरह से आ जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप लोगों को मैं बता देता हूँ एप्लीकेशन ऑन सेट्स के बारे में, जो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आपके पास मौजूद हैं। यहाँ पर एन ए का वैल्यू 10 है, एन बी का 7, एन ए यूनियन बी का 15, तो आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो आप इसको कैसे निकालोगे, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो एन ए का मान है 10, एन बी का मान है 7, एन ए यूनियन बी का मान है 15। आपको बोला है एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इसको निकालने के लिए आपको देखिए फार्मूला एन ए यूनियन बी का जो होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये 15 फिर ये 10 फिर 7, जो वैल्यू यहाँ से दिए गए बैठा दिया जाए, इससे एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकल के आएगा। देखिए बोरिंग अगर आप लोगों को लग रही होगी तो समझिए कि रील देख रहे हैं, रील देखने में जो समय आप बर्बाद करते हैं उसकी जगह पर अगर आप इसको आज देख लेंगे किसी भी तरह, तो आपका कल का दिन बड़ा अच्छा जाएगा। बहुत सारी चीज़ों के लिए समय देने की आवश्यकता होती है, और लोग सोचते हैं टू एंड फ्रो वाला ज़िंदगी जीना चाहते हैं, और ऐसा होता है कि ज़िंदगी में ऐसे लोगों को कामयाबी तो मिलती है पर उतनी अच्छी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे भी उतनी कामयाबी नहीं मिल पाई क्योंकि मैं वीडियो पर उतना विशेष ध्यान देकर नहीं बना रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों का फ़ायदा हो जिनका एग्ज़ाम है। वीडियो चले ना चले इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
बच्चों को फ़ायदा होना चाहिए। बस ये सोच करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को कल एग्ज़ाम देते समय मेरी बातें याद रहे कि आप लोगों को कुछ ज़्यादा दिमाग लेके चलने की ज़रूरत, ज़्यादा टेंशन लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बच्चों, सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन जो क्लास 8-9 में आप लोगों ने पढ़ा था उसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें होंगे। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का वो आपको पता ही है क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं सारे फार्मूलों को एक बार में आपको दिखला देता हूँ, उनको आप याद कर ले तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए यहाँ पर सभी फार्मूले दिए गए हैं, इन सब फार्मूलों को आपको याद कर लेना चाहिए। इसका कल इस्तेमाल आप कर सकते हो। सभी फार्मूले यहाँ दिए गए हैं और ऐसे भी आप लोगों को पहले से पता होगा। इस पर क्वेश्चंस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी इसके क्वेश्चन होते हैं। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन जो होते हैं इस तरह के, जो जिसे हम लोग मेंसुरेशन कहते हैं, उसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे और इंटरेस्टिंग भी होते हैं। सॉल्व करने में मज़ा भी आता है, तो आप लोग इसको मज़ा ले सकते हैं सॉल्व करने का। इन फार्मूलों को अच्छी तरह से याद रख ले बच्चों, आप लोगों को कल ये फार्मूले काम आने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले ये सब। फिर मैं बात करता हूँ डेसिमलाइजेशंस का। तो ये तो जैसे कि आप लोगों को कुछ भी, जैसे आपने पढ़ा होगा 51 पैसे को रुपये में चेंज करें, यूरो में चेंज करें, तो आपको क्या करना है, 51 पैसे को अगर यूरो में चेंज करते हैं, रुपये में चेंज करते हैं, यही दिखाना है। तो आप लोगों को सबके बारे में जानना होगा कि 1 यूरो क्या होता है। तो आप लोग पैसे से रुपये में जा सकते हैं, पैसे से यूरो में जा सकते हैं, पैसे से डॉलर में जा सकते हैं। तो सभी को कन्वर्ट करने का जो प्रोसेसिंग है सेम है। जैसे $1 का मतलब होता है 100 सेंट्स, उसी तरह से आप लोगों को याद रखना चाहिए कि और यूरो में उसकी क्या बात होती है। तो यूरो में देखिए सर, यहाँ पर जिसे हम लोग यूरो कहते हैं, तो यूरो मतलब होता है 100 पेंस, शॉर्ट में इसको P लिखते हैं। अब देखिए इंग्लिश का मनी है ये, मतलब एक तरह से कहा जाए यूनाइटेड किंगडम का जो है यूरो मनी है। और आप लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए। 51 पेंस लिखा हुआ है, तो 51 पेंस को यूरो में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड कर देना होगा। तो आप लोग समझ जाइए कि जो पहले आप लोगों ने पढ़ा है वही सब चीज़ें हैं डेसिमलाइजेशन में। बस थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल बनाया जा रहा है इसको, ताकि आपका जो है ग्रेजुएशन के बाद आप लोग को जो कंपटीशन के एग्ज़ाम आप देंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। कुछ यहाँ पर कन्वर्सेशन ऑफ टाइम एंड डेसिमल ऑफ डे दिया हुआ, इन सब चीज़ों को आप देख ले बढ़िया से। कल इस पर भी क्वेश्चंस हो सकते हैं और होंगे ही, हो क्या सकते हैं, होंगे ही। कुछ यहाँ पर भी चार्ट था डेसिमलाइजेशन वेट के बारे में। 28 LB बराबर 1 क्वार्टर होता है। अब 4 क्वार्टर और 112 LB का 100 होता है। और 20 CWT का 1 टन होता है। आप लोगों को ये सब याद रखना चाहिए। ब्रिटिश मेज़रमेंट है। जो वाइन की बोतलें आती हैं वो सब आप लोग जानते हैं, नाम ने सुना हो, क्वार्टर, फूल, 100, ये सब जो फूल को 100 कहते हैं यहाँ पे। तो ये सब जो है आप लोगों को उसमें ज़्यादा सुनने को मिल जाएगा। और इससे तो सभी बच्चों को परिचय होना ही चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चों को खाने से ज़्यादा इन सब चीज़ों का नॉलेज बहुत रहता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस सब पर ध्यान दें, थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दें। पढ़ाई की चीज़ें ही सब जगह देखने को मिलती है। ये जो टेबल देख रहे हो, 12 इंच 1 फीट, 3 फीट 1 यार्ड, 36 इंच 1 यार्ड, 20 यार्ड 1 फरलॉन्ग, 8 फरलॉन्ग का 1 माइल, 1760 यार्ड का 1 माइल, 2 माइल का 1 कोस। जैसे कि ये सब हम लोगों का इंडियन मेजरमेंट में आ जाता है। तो आप लोग ये सब को भी याद रख लें, क्योंकि आप लोगों का लेवल थोड़ा ऊंचा है बच्चों, और आप लोगों को ये सब चीज़ों को याद रखने की पूरी ज़रूरत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे में मैं आप लोगों को डेसिमलाइजेशन के बाद का टॉपिक क्या है वो देख लेता हूँ। परसेंटेज, वाह क्या इजी टॉपिक मिला है परसेंटेज। इसके बारे में तो मैं कहता हूँ आप लोग को देख करके आंखें खिल जाएंगी क्वेश्चंस को। 4% का क्या मतलब हुआ, तो 4% का मतलब 4/100, ऐसा तो आप लोगों ने पढ़ा ही है। परसेंटेज को बदलने में तो आप लोग माहिर ही हैं, कैसे परसेंटेज को बदला जाता है फ्रैक्शन में। अब आप लोग देखिए 10% निकालना है तो क्या करना होगा, 10/100, इसका फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा 1/10, फ्रैक्शन फॉर्म 1/10।
आप लोगों को 2.5% है, तो इसका क्या बन जाएगा 1/40 फ्रैक्शन में। तो इन सब पर मैं उतना नहीं कहूँगा कि आप लोगों को टेंशन होने वाली है, आप लोग को आसानी से ये सब कर सकते हो। कुछ इस पर जैसे थ्योरेटिकल टाइप में क्वेश्चंस हो सकते हैं बच्चों, जैसे यहाँ दिया हुआ व्हाट परसेंट ₹21 इज़ ऑफ ₹280। अब ये क्वेश्चन है तो इसका जो सॉल्यूशन है आप लोग बता सकते हैं खुद भी। 21 का रुपया जो है 280 का कितना परसेंट होगा, तो आप सीधा लिखिए 21/280 इंटू 100, सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वैल्यू वो उसका परसेंटेज बन जाएगा। तो मैं तो देख रहा हूँ कि ये सब चीज़ आप लोग 7, 8, 9, 10 में पढ़े हुए हैं। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को कोई खासा टेंशन इसमें नहीं होने जा रहा। क्वेश्चंस इसमें भी टिप टफ हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब इजी ही रहेंगे, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। कुछ बातों को मैं ऐसे भी बता दूं कुछ रूल्स के रूप में कि देखिए सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज वाली बात है। सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज वाली बात अगर आ जाती है आपके सामने कि लगातार पैसे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो आप लोगों को याद होगा जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, सेम उसी तरह से टॉपिक यहाँ भी चलेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के सामने जो है मान लीजिए कि इंक्रीज कर रहा, लगातार दो बार इंक्रीज कर रहा, दोनों का इंक्रीज करने का रेट अलग अलग है। तो आप जो है फार्मूला इस तरह से P0 1 + R1/100 1 + R2/100, ये हमारा इनिशियल होगा, ओरिजिनल नंबर होगा, उसको हम लोग 2 बार इस तरह से बढ़ा सकते हैं वैल्यू, तो हमारा P2 प्राप्त हो जाएगा। P1 की बात करें तो P1 निकालने के लिए आपको सीधा P0 1 + R1/100 लिखना होगा। लेकिन अगर ये इंक्रीमेंट ज़्यादा हो रही है, बार बार हो रही है, तो आप इस तरह से फार्मूले को बढ़ा सकते हैं। देखिए जितना दूर तक जाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं, जितना टाइम अगर बढ़ोतरी हो रही है उसके लिए। अगर घट भी रहा है तो यहाँ माइनस का साइन चला दो, वापस पीछे की ओर चले जाओगे। जैसे क्वेश्चंस को एक तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्वेश्चन इसके ऊपर हो सकता है। लगातार क्वेश्चंस जो हैं उस पर इंक्रीमेंट वाला थोड़ा सा दिख नहीं रहा इधर में, मैं पीछे देख लूँगा। पहले मैं आप लोगों को कुछ आसान वाले क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूं जो समझ में आ जाएगा, उसी से रिलेटेड है बच्चों। जैसे 2 कंजम्पशंस ऑफ शुगर वाज ₹112, इट वाज इंक्रीज टू ₹140। व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ शुगर। कह रहा है कि जो शुगर की खपत है वो 112 रुपये की थी, अब वो बढ़ करके 140 रुपये की हो गई है खपत। तो बताइए कि कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है शुगर की खपत में। तो हमारे पास जो है इसका P1 जो है 140 है और P0 हमारे पास 112 है। तो R1 का मतलब परसेंटेज इंक्रीज की बात हो रही है, तो फार्मूला मैंने अभी भी आपको बताया था P1 = P0 1 + R1/100। इसमें P1 का जो वैल्यू वो डाल देंगे, P0 का वैल्यू डाल देंगे, इस तरह सॉल्व करके हम R का वैल्यू निकालेंगे। 25% की हमें बढ़ोतरी करनी पड़ी है खपत में। इसी तरह के जो क्वेश्चंस है और भी यहाँ पर है बच्चों, आप देख सकते हो। आप लोग इसको बढ़िया से समझ भी रहे होंगे। इसमें टाइम पता करना है कितने समय में ये जो है पॉपुलेशन जो 10% एनुअली इंक्रीज करती है, तो इतना पॉपुलेशन जो है कितने सालों में हो जाएगा। सॉरी, इतना पॉपुलेशन 10 सालों में के अंत में कितना हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, तो इसमें टाइम के वैल्यू निकालने हैं। ये सब क्लास 8, 9 का क्वेश्चन है सर, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इस पर डिस्कस करने में मुझे थोड़ा उतना अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बाद और भी टॉपिक्स हैं जो कि एट अ ग्लांस आप लोग देखिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे एग्ज़ाम में। देख लीजिए बच्चों, अगर आप लोग सॉल्व खुद से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कल एग्ज़ाम है। इसके आंसर भी मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आंसर हैं, आप लोग बना के चेक कर सकते हो इन सब क्वेश्चनों को। और ये सब क्वेश्चनों का जो आंसर है आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर मौजूद भी है। तो आप लोग इस सब क्वेश्चनों को देख लें। यहाँ पर है सारा क्वेश्चन, जिस तरह से इधर भी क्वेश्चन है आपके पास, इनको भी आप अच्छी तरह देख लें और इन सब क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयारी कर लें बच्चों, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो अभी क्वेश्चंस और भी बहुत सारे हैं जो आप लोगों को देखना है, करना है। परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट में आ जाइए। तो सिंपल इंटरेस्ट काफ़ी इजी टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों ने क्लास 9, 10 में पढ़ा होगा। तो कम सिंपल P × R × T/100 ये क्वेश्चन है।
ये फार्मूला है जिस पर आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ए सर्टेन सम एट 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम बिकम्स ₹3,136 इन 3 years। तो फाइंड द सम बताना है इसका। तो सम मतलब प्रिंसिपल निकालना है कि इंटरेस्ट निकालना, ये आपको सोचना होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, कह रहा है कि कुछ पैसा को हमने लगाया था 4% सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष में मिलता हो उस आधार पे, जो कि 3,136 बन जाता है टोटल हमारा सम 3 सालों में। तो मैंने कितना सम स्टार्ट में लगाया था, यानी कि पी की बात हमें करनी है। पी मतलब प्रिंसिपल निकालनी है हमें। 3 साल पहले जो मैंने पैसा डाला था वो कितना था। तो मैंने इसको आप लोग याद रखिए, पी निकालने का फार्मूला क्या होता है, I इंटू 100/R/T। तो आप लोगों को उस फार्मूले से भी निकाल सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये प्रिंसिपल के जगह में हमें अमाउंट मिल रहा है 3 सालों के बाद। तो सबसे पहले हम लोग 3 साल में जो हमारा 100 रुपये का कितना इंटरेस्ट बनता है वो देख लेते हैं। तो 12 रुपया बनता है। तो अमाउंट कितना हो जाता है, 112 रुपये। यानी कि 112 रुपये अमाउंट तब बनता है जब हमने कितने रुपए डाले थे, 100 रुपये। अब तो 3,136 रुपये हमें प्राप्त होता है जब हमने कितने पैसे डाले थे, 2800 रुपये। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, सॉल्व करने का तरीका है। परसेंटेज के बाद आगे सिंपल इंटरेस्ट के बाद आपको जो है और भी टॉपिक हैं जो मैं बता देता हूँ। सभी टॉपिकों को मैंने कवर किया है आज की वीडियो में। आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट से भी संबंधित क्वेश्चंस आप लोगों को आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो आप लोगों ने क्लास 9-10 में पढ़ा था, प्रिंसिपल का अमाउंट निकालने का फॉर्मूला P1 + R/100⁴n। अभी क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि पन्ना लाल borrowed ₹2400 at rate of 6% per annum simple interest and invested this at 7.5% per annum compound interest. If the transaction was for 2 years, what was his gain? ट्रांजेक्शन अगर 2 साल का है तो उसकी क्या इनकम हुई बताना है। तो अमाउंट हमें निकाल लेना है, 2 सालों में कितना मिला, तो इतना टोटल अमाउंट हुआ। उसका इन्वेस्टमेंट क्या था, 2400 माइनस कर देना, इतना का इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। सिंपल इंटरेस्ट पर ये कितने के बराबर होगा, तो इंटरेस्ट हमारा ये मिला हुआ है। तो हमें देखना है कि अगर वही सिंपल इंटरेस्ट अगर 2 सालों का निकालना होता तो क्या मिलता। तो हमारे पास सेम 2 साल के लिए निकालने के लिए बोला है। इफ़ द ट्रांजेक्शन वाज फॉर 2 years एंड वाज, तो 3 साल में इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन 2 साल के लिए अगर सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाए तो 288 का आता है। यानी कितने रुपए का गेन हुआ, 85.5% का, 85.5 रुपीज़ का गेन हो रहा है उसको। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो मैं यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसे आप लोग देख लें, घर में अपना ट्राई करें बनाने का। मैं सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को कल क्वेश्चंस के बारे में सोच रहे हैं कि क्या क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, उसी की वजह से मैं ये सारा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग इसे देखें और कुछ फ़ायदा उठा पाएँ। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि 100% फ़ायदा मिलेगा, लेकिन फ़ायदा तो ज़रूर आपको मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए सब क्वेश्चनों को देख लीजिए। सर आप लोगों को बोरिंग लग रही होगी वीडियो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बोरिंग वीडियो ही चलती है और आप लोग बोरिंग वीडियो देखना ही पसंद करते हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग तो जीवन में कुछ है नहीं, जो भी चीज़ें सब बोरिंग ही है। तो मैं ही बोरिंग वीडियो ही मैं जानबूझ के बना रहा हूँ ताकि लोगों को और बोरियत फील हो। आप लोग बोर नहीं होंगे तो काम कैसे होगा। देखिए सर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सब्जेक्टिव टाइप के हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल है। जैसे कलेक्शन ऑफ डेटा, ये जो टॉपिक है ये थ्योरेटिकल टाइप का, इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना होगा आपको। तो आप लोग इसको देखिए, मैं पूरा बुक को आपके सामने रख रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अगर समय है तो पढ़ लेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। इस सब चीज़ों से 1-2 क्वेश्चंस के अंदर आएंगे और ये सब लीव भी किया जा सकता है। फिर आपको देखिए सेंट्रल टेंडेंसी की बात करेंगे तो आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी टेबल तो सीखा ही होगा बनाने के लिए। फ्रीक्वेंसी टेबल में आप लोग जैसे कभी कभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का होता है आपने पढ़ा ही होगा, और वो सब चीज़ों को देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। काइंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल।
और फिर आप लोगों को इस पर ग्राफ वगैरह भी बनाने के लिए आएगा बच्चों। तो ग्राफ कैसे बनाया जाता है उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे देखिए टेबल वगैरह दिया रहेगा, जैसे क्लास इंटरवल लेना होता है और उसके बीच में आपका कितने सारे वैल्यू आते हैं। टेली मार्क वगैरह के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। टेली मार्क क्या होता है, तो 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, वही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। कितनी बार वो आ रहे हैं संख्याएँ हमारे दिए गए डेटा में, तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसका। अब बात मैं करूँगा आगे कि इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनाने चाहिए। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने बहुत क्लास 9-10 में पढ़ा होगा क्लास इंटरवल बनाने के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि कैसे बनाई जाती है। 7 और 7 24 ऐसे ऐड करते हुए जाएंगे तो आपका जो हो जाएगा वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाता है। टेबल आपके सामने मैं बहुत सारे क्वेश्चंस रख रहा हूँ, आप लोग देखिए, समय निकालिए और इसको देखिए, समझिए, क्योंकि अभी सब चीज़ को समझाऊंगा तो बहुत काफ़ी समय लग जाएगा। मुझे देख करके इस बात से हैरानी हो रही है कि समय की कमी है, नहीं तो मैं इन सब को सॉल्व करके आपको दिखाता, आपको बहुत मज़ा आता। आप लोग अगर मेरे वीडियो को अगर आप देखते हैं तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि अगले कोड का जो है पेपर उसको मैं ज़रूर वीडियो के रूप में आपके सामने डाल दूँगा। अभी तक मैंने देखिए सर ये सब जो है आप लोग हिस्टोग्राम या बार ग्राफ वगैरह जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इसको देख कर स्टडी करके भी आपको आंसर्स देने होंगे। कल का क्वेश्चन जो आएगा मैं उसका सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा कौन कौन से आंसर सही हैं। क्वेश्चंस आपको इजी ही आएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। आप लोग बढ़िया से क्वेश्चंस को देखिए। और क्या करना है, क्या करेंगे आप, कुछ भी नहीं है आपके हाथ में अब सिवाय देख कर भाई याद रखने का। बस ये समझ लीजिए कि आपके पाई चार्ट वगैरह का स्टडी आप लोगों ने किया ही होगा क्लास 10 में कि पाई चार्ट पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पर कॉफ़ी कितने लोग, कोकोआ कितने लोग और टी कितना कितना टन्स जो है उत्पादन हो रहा है किसी भी क्षेत्र में, तो उसका जो है पाई चार्ट दिया हुआ है। ऐसे आप लोगों को अगर बार ग्राफ में दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हैं। तो अगर इससे देख कर के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कितना % जो है आपका कोकोआ बना, कितना % आपका चाय हुआ, कितना %, ये होता 360 आपका टोटल होता है, पता चल ही रहा है। और उसमें हमारा 18 टोटल को ऐड कर लेना है। देखिए जैसे ऐड करके इतना हुआ 32, 60, उसको 360 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 195 डिग्री यहाँ पे आ रहा है हमारा टोटल। ये कितना डिग्री, ये कितना डिग्री होगा, इस सब करके पाई चार्ट बनाया जा सकता है। इसके बारे में डिटेल से अभी बताना संभव नहीं है, आप लोगों को बस शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप लोग देख के समझ लें। उसके बाद आपका मीन मीडियन मोड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अरिथमेटिक मीन फ्रीक्वेंसी पे निकाली जाती है, डिस्क्रीट में निकाली जाती है। और मीडियन के बारे में तो देखिए मीन निकालने का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, टोटल समेशन ऑफ द वेरिएबल बाय नंबर ऑफ वेरिएबल। ये फार्मूला आप लोगों ने तो बहुत बार पढ़े होंगे। उसके बाद आप लोगों को जो है अरिथमेटिक मीन निकालने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। देखिए सर ये सब क्वेश्चन देख लीजिए। फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट, इसका दोनों का प्रोडक्ट जोड़ दीजिए, फिर उसको n से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही उसका फिर हो जाएगा मीन। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी के बाद क्लास इंटरवल रहेगा तो फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट निकाल के फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और उस टोटल सम को जो है इससे डिवाइड कर दिया जाता है, उसका आ जाता है आंसर मीन का। उसी तरह से आपको मीडियन अगर निकालना होता है तो मीडियन निकालने के मीन निकालने के एक से ज़्यादा तरीके भी है। शॉर्टकट मेथड भी है, डेविएशन मेथड भी है। आप लोगों को जो समझ में आए ईजी उसी से बना सकते हैं। देखिए ये हमारा जो स्टेप शॉर्टकट मेथड का फार्मूला है। ए मतलब एज्यूम कर लेना होता है बीच में किसी एक वैल्यू को और उससे सबको माइनस कर दिया जाता है और फिर उसके बाद उसको डिवाइड कर दिया जाता है क्लास इंटरवल से का वैल्यू लेंथ से, और फिर उसके बाद जो आता है उसको मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी से करके जोड़ लिया जाता है उसको। और फिर ए आपने किसको एज्यूम किया था इस मिड पॉइंट में, उसे आपको लिखना होता है। यहाँ 25 को लेट किया गया है तो 5 में से 25 घटाया गया तो -20 आया। 15 में 25 घटाया तो -10 आया। 25 में 25 को घटाया 0 आया। 35 में 25 को घटाया 10 आया। 45 में 25 को घटाया तो 20 आया। अब ये जो वैल्यू आई हुई है इसको जो है हम लोग को इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इसको जोड़ देना है। जोड़ करके जो आएगा उसको फिर टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना है
और फिर 25 जो था उसको ऐड कर देना है, तो इससे हमारा जो मीन निकल जाता है। तो एक तरह से मीन निकालने का ये भी तरीका है। फिर आपको जो है स्टेप डेविएशन की बात होगी, उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि जो हम लोग एज्यूम किए हुए थे उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, तो जो लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल आता है उसके बाद फिर उसे हम लोग जो है मल्टीप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी से और फिर उसको जोड़ देते हैं और फिर ये वाला जो फार्मूला है उसका इस्तेमाल करते हैं और इससे फिर हमारा मीन आ जाता है। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड होता है। आइए मैं आगे बढ़ता हूँ। मीन मीडियन मोड के बाद आपके पास जो है मीन हो गया। मीडियन के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए सर, कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, इसमें क्या होता है कि बहुत सारा मीन है आपके पास दिया हुआ और सबके वेरिएबल्स दिए गए हैं, कितनों का मीन है वो, तो पता चला कि एक आपका कंबाइंड मीन क्या होगा वो आपको निकालना है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं कि N1 X1 N2 X2 N3 X3, ये सैंपल है, फ्रीक्वेंसी है, ये मीन है सबका। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबको क्या करना है कि 25 × 1, 10 × 2, 15 × 3। तो आपके पास वैल्यू कितनी थी, तो 300। तो 300 को आपको मल्टीप्लाई, 200 को इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, सबको जोड़ देना है और फिर इससे सबको डिवाइड कर देना जोड़ करके, जो आएगा वो कंबाइंड मीन हो जाता है। तो कंबाइंड मीन निकालना कोई खासा डिफ़िकल्ट नहीं है। जो फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, जो मीन दिया रहेगा, उनको आपस में प्रोडक्ट करके जो सम आएगा उसको फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड कर देना और आपका हो जाएगा कंबाइंड मीन। अब मैं आता हूँ आगे आप लोगों को जो टॉपिक है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, अभी प्रोबेबिलिटी सेंट्रल टेंडेंसी चल रही। मीन मीडियन मोड पर क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। इन फार्मूलों को बच्चों जरूर याद कर लीजिएगा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, और ये क्वेश्चंस जो होंगे आप लोगों को नंबर दिला सकते हैं इस पर बेस्ड हो। देखिए सब कुछ फार्मूले हैं जिसको याद कर लेना चाहिए आप लोगों को। इन फार्मूलों को अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो को देख चुके हैं तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। कल आप लोगों का दिन शुभ होगा और बढ़िया होगा और एग्ज़ाम भी बढ़िया जाएगा। अब देखिए इसके बाद एक टॉपिक बच रहा है प्रोबेबिलिटी, उसे भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, फार्मूले भी बहुत हैं। इसके लिए क्लास डिटेल्स में करना होगा, लेकिन कल क्वेश्चन कैसे आएंगे उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। तो देखिए सर, प्रोबेबिलिटी निकालने का जो सबसे बेसिक फार्मूला हो तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी जो थ्योरी है उसके बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। तो आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फार्मूला पढ़ा है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा जो होता है डिज़ायर आउटकम और टोटल आउटकम, उनका रेशियो को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए कि एक 52 कार्ड का पैक है, उसमें से एक कार्ड को अगर ड्रॉ करते हो तो किंग का कार्ड आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम जानते हैं कि किंग कार्ड 4 ही होते हैं टोटल 52 में, तो आपका प्रोबेबिलिटी कितना आ गया 1/13, सिंपल। तो प्रोबेबिलिटी का बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग मेरे चैनल को देख लें बारी बारी से वीडियोस को, तो अच्छा लगेगा। प्रोबेबिलिटी के सारे सम जो हैं बच्चों बहुत इजी ही होते हैं, काफ़ी टफ नहीं होते। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इनको आप अगर भली भांति आप देख लें, समझ लें, इनके आंसर्स भी बगल में दिए गए हैं। तो आप लोगों का आंसर जो है इसका जो है पीछे में है, दे देता हूँ उनका भी। ये सब क्वेश्चंस को आप लोग बढ़िया से कर ले बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है क्वेश्चन का पूरा जाखिरा है आपके सामने, आप लोग इसको सॉल्व करिए और अपना कल का एग्ज़ाम जो है बढ़िया से जाए, ये सोचिए। देखिए बच्चों समय नहीं है, नहीं तो मैं फिर वीडियो को पूरा लंबा बना देता आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं कि हाउ मेनी वेज 5 बल्ब ऑफ डिफरेंट कलर्स कैन बी अरेंज्ड इन 1 लाइन। तो 5 बल्ब को एक लाइन में करना तो सीधा 5 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा, यानी कि 120 इसका आंसर है। इसका आंसर 120 हो जाएगा। फिर देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53rd संडे इन ए लीप ईयर। तो लीप ईयर है तो 2 दिन एक्स्ट्रा होता तो 2/7 इसका आंसर बनेगा। और अगर नन लीप ईयर है तो 1/7 इसका आंसर होगा। ये सब याद रख लीजिए बच्चों।
और ये जो है आपका सारा आंसर जो है, सभी क्वेश्चंस जो आपके दिख रहे थे इसके सारे आंसर्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, सारे आंसर मौजूद हैं, आप लोग बनाने के बाद मिला सकते हैं। तो आप लोगों का आज मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ। अब कल जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके सॉल्यूशंस को मैं अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल पे डाल दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। मैं ग्रेजुएशन का टीचर हूँ, आप लोगों को ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक से संबंधित चीज़ों को बताता रहूँगा। धन्यवाद मेरे चैनल को वीडियो को देखने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू। एक बार फिर से बुक का नाम आपके सामने स्क्रीन पर है, मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। धन्यवाद बच्चों, बाय।